हेलो एवरीबॉडी 19 जून करेंटली सारे आर्टिकल्स पीवाईक्यू लिंक्ड होंगे, एक एक करके डिस्कस करूंगा एंड देयर आर 2 आर्टिकल्स जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रीलिम्स की बात हो तो वो मैं दिखाऊंगा और एग्जाम्पल देके स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। यस, एक इकोनॉमिक्स से है एंड दूसरा साइंस एंड टेक से है। साइंस एंड टेक में आपको एक कॉमन थीम है बैटरीज या सेल्स, फ्यूल सेल्स जैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या किस तरह से बैटरी काम करती है उसके बेसिक्स पे क्वेश्चन आपको दिखता है। तो वही हम आज 9th-10th क्लास के लेवल पे जाएंगे और मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में बच्चों को दिक्कतें होती है और वो यूपीएससी प्रीलिम्स के मेंस के प्रिपरेशन के दौरान भी वो दिख जाता है, जो हमने 9th-10th में अच्छे से नहीं समझा या समझा भी है तो भूल गए। तो उसे मैं अच्छे से करवाऊंगा एग्जाम्पल देकर, पीवाईक्यू से लिंक करके, जो हम करते हैं करेंटली में। ये सारी चीज़ें होंगी, बट उससे पहले क्या करना है आपको, जो डेली रिचुअल है उसे पूरा करना है। मेरे साइड से मैं एक चीज़ कहता हूँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि पूरी क्लास अटेंड करो, अटेंडेंस मार्क करो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा कंटेंट हम बना रहे, हम चाहते हैं और लोगों तक पहुंचे, तो आप लोग ही, कहा जाता है ना, जो बच्चे देखते हैं वही सबसे बड़े प्रमोटर होते हैं। तो आप लोग हमारे लिए प्रमोटर हो। ऐसा मत सोचो कि आप मतलब मैं मुझसे क्या होगा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मुझे पता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर आवर कंटेंट, आवर क्लास टू एवरीवन। एक और चीज़ है, सक्सेस के बारे में आपको पता होगा, अगर कोई फाउंडेशन कोर्स करना चाहता है तो अंडरस्टैंड यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स सक्सेस है 2027-2028 अटेम्प्ट के लिए। यस, सेकेंड बैच जो है 22 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड भी इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारा कॉन्कर है, बहुत फेमस है, बहुत सारे रैंकर्स दे चुके हैं हम। तो यस, आपको इसका पार्ट बनना चाहिए। और कॉन्कर बस इस बार जीएस के लिए नहीं है, बहुत सारे ऑप्शनल्स के लिए भी है। तो आप इसे मतलब हमारे वेबसाइट पे या हमारे मेन यूट्यूब चैनल पे जाकर इसके बारे में और पता कर सकते हो। ठीक है, टोटल 5 आर्टिकल्स कवर करेंगे। पहला आर्टिकल है मीन्स एनरिचमेंट आर्टिकल ऑन नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़े वुमेन का इन लेजिस्लेचर्स एंड इन पार्लियामेंट। तो उसके लिए हमने एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था, जिसे पास कराया गया था इन 2023, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसका मकसद ये था कि हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। 50% के आसपास वुमेन की आबादी है इंडिया में, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने लाया है। तो उसके बाद एक स्टडी आई है एडीआर की। एडीआर की जो स्टडी आई है उसमें क्या है कि 10% के आसपास ही, मतलब कि वुमेन जो है पोस्ट 2023 जो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं लेजिस्लेचर लेवल पे या लोकसभा जो होती है, तो 10% ही उम्मीदवार वुमेन उम्मीदवार थी अक्रॉस दी पार्टीज। ठीक है, या कह लो जो इंडिपेंडेंट भी लड़ी हैं। तो इसे हम अच्छे से देखेंगे और किस तरह से मेंस का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ये पीवाईक्यू सीधा आया था 2024 में इस पार्टिकुलर अधिनियम पे, और ये न्यूज़ में भी था 2026 में भी। डिलिमिटेशन एंड देन जल्दी से इसको इंप्लीमेंट कराया जाए उसकी कोशिश की जा रही थी, बट वो बिल पास नहीं हो पाया। तो हम इसे समझेंगे अच्छे से एंड कहाँ हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, क्या डेटा आया है एडीआर का। और ये GS2 मतलब आपको पता है उससे रिलेटेड है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं, वुमेन रिलेटेड टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। एंड वन मोर थिंग, प्रीलिम्स में भी तो पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल, टेलीग्राम। टेलीग्राम एक बहुत बड़ा सोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए भी सोर्स है। 15 करोड़ इंडियंस जो है टेलीग्राम यूज करते हैं। तो इसको बैन कर दिया गया, नीट एग्जाम होने वाला है 21 जून को, उसको ध्यान में रखकर। तो बहुत सारा न्यूज बना, मैं वेट कर रहा था एक अच्छे आर्टिकल का। तो इस आर्टिकल में क्या है, मतलब कि मेन चीज है नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, जिसकी गवर्नमेंट ने बात करके इस पर बैन लगाई है। ठीक है, एंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, या इंटरमीडियरीज लाइक टेलीग्राम, ट्विटर जिसको एक्स बोलते हैं, इनके जो डिजिटल राइट्स हैं, ठीक है, उसके बीच में एक तरह से बैलेंस नहीं बन रहा है। और उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि मतलब लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जाके समझने की कोशिश करेंगे इस इशू को। एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है आईटी एक्ट के, उसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसे भी हमें डिस्कस करना है। अगेन ये GS2 से है, और प्रीलिम्स के लिए भी समटाइम्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आईटी एक्ट पे पूछ दे आपसे। और जो 19 आर्टिकल 21 का जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू, उस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आ रहा है। तो हो सकता है ये भी बन जाए, तो इसीलिए हम इसे प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे। थर्ड आर्टिकल है, रिजर्व बैंक जो है उसने लिफ्ट कर दिया है 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है, जो फाइनेंशियल अकाउंट NRI या जो OCI है, ठीक है, उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट है, दैट इज NRE एंड FCNRB। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट सीलिंग जो था बैंक्स के लिए, उसको लिफ्ट कर दिया है। मतलब कि हम इसे अच्छे से समझेंगे इन अकाउंट्स को, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। देयर इज वन मोर अकाउंट, NRO अकाउंट, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन अकाउंट्स में नहीं मिलती है बच्चों को। तो मैं बोला ना, करेंटली पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाएगा ना कि इकोनॉमिक्स उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेक्स्ट बुक मैंने पहले ही बताया। देन वी हैव एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे 2024 में क्वेश्चन आया था। तो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उसी तर्ज पे एक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है न्यूज में है। तो इसे हम PIB से ये आर्टिकल हमने लिया है, इसे मैं कवर कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, छोटा बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। एंड द लास्ट वन इज
हमने डेवलप किया है एक्वस जिंक आयन बैटरीज, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ इनोवेशंस हुए हैं, ठीक है, उसे समझेंगे एंड पूरी बैटरी की बेसिक्स देखेंगे कैसे वर्क करता है, व्हाई वी नीड लिथियम आयन बैटरी क्या है, जिंक आयन बैटरी क्या है, एंड देन इनोवेशन क्या हुआ है, मतलब एक तरह से स्टोरी की मतलब कि कंटेक्स्ट में इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल पीवाईक्यूज मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। शुरू करें, अगेन कहूंगा वीडियो लाइक कर दीजिए। आज मेरा मन हो रहा है मैं लास्ट से ही स्टार्ट करूँ, इज इट ओके? करते हैं, मतलब ये मुझे पढ़ाने का बहुत मन था कि बच्चे को ना समझाना है कि कैसे बैटरी वर्क करता है, और बैटरी एक इंपॉर्टेंट थीम है, सेल या बैटरी कह लो, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलो एक इमेज बनाता हूँ, आज बच्चों वाली क्लास है 9th-10th की, ठीक है। एनोड कैथोड, ठीक है, ये वायर से कनेक्ट कर दिया दोनों को, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ओके, और इधर से ये मूव करेगा आयंस, इधर से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव करता है आप लोगों को याद होगा बचपन में, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है, ठीक है। इतना समझ गए, मैं समझाऊंगा सब कुछ। सबसे पहले व्हाई वी नीड बैटरी, बैटरी क्या क्यों जरूरत होती है? तो बैटरी क्या है, एक रिलायबल सोर्स है जो स्टडी आपको पावर की सप्लाई देती है, ठीक है, करंट जो आपको जरूरत होती है डिफरेंट वॉटेबल डिवाइसेस चलाओ या टीवी चलाओ, कुछ भी चलाओ, मतलब कि जैसे स्मार्टफोन्स, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत होती है बैटरी की। अब जैसे सनलाइट पे हम डिपेंडेंट होते हैं, तो सनलाइट क्या होता है, दिन में ही आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो सनलाइट से, फिर आपको रात के लिए एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा, एंड देन अगेन वी नीड अ बैटरी देयर ऑल्सो। विंड एनर्जी जब हवा है तभी आप यूज़ कर सकते हो, तो बैटरी की ज़रूरत होती है, आगे भी ज़रूरत होगी, और ये इनोवेट हो रहा है ओवर द टाइम। तो यस, ये है बैटरी, कैसे वर्क करता है ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, 9th-10th की बात है। एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड पर से, ठीक है, मतलब एनोड कैथोड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आयंस इसमें भरी होती है, ठीक है। अब एनोड से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये जाता है ऑन कैथोड, ओके, एंड जब ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करंट मूव करती है, और हमें करंट ही प्रोड्यूस करना होता है थ्रू दी बैटरीज। क्या है, हमने केमिकल्स भर रखा है और केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही होती है बैटरी की पूरी बेसिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बता दूं कि एक तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस इलेक्ट्रोड्स जिसको एनोड या कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ से मूव कर रहा है ना, तो इससे क्या होता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक बहुत ही नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब चार्ज का इंबैलेंस बन गया। तो ये इम्बैलेंस को खत्म करता है, आयंस जो है इधर से मूव करती है इन द इलेक्ट्रोलाइट, तो ताकि ये सर्किट पूरा लगातार हम इसे यूज कर पाए, ठीक है। समझ गए, इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, दो इलेक्ट्रोड्स हुए। इसके लिए डिफरेंट हम मटेरियल्स का यूज करेंगे जो हम आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करती है एंड इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से प्रोड्यूस होता है। आयंस का चार्ज का इम्बैलेंस ना रहे, इसके लिए क्या है, वी हैव आयंस मूव्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड, मतलब बैलेंस बना रहे, ठीक है। इतना समझ गए, बहुत ही बेसिक था, आगे चलते हैं। अब देखो, लिथियम आयन बैटरी, ये हम नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी कैसे वर्क करती है, तो आप ना, एक इलेक्ट्रोड हो गया आपका लिथियम और एक हो गया ग्रेफाइट, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आई विल शो यू, बहुत बेसिक चीज है। कैथोड्स, हाउ मेनी ऑफ एबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स? कैथोड पॉजिटिव चार्ज और एनोड क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसमें ग्रेफाइट जो है वो एनोड बनाता है और बाकी कैथोड बनाता है, तो एक इसमें से जाएगा, यूपीएससी 2025 का ये क्वेश्चन है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लिथियम आयन बैटरी पे। यहाँ पे आप कैथोड में क्या कर रहे हो, लिथियम आयन का यूज करते हो, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। अब लिथियम आयन बैटरी इतना यूज में क्यों आने लगा, क्यों इतना पॉपुलर हो गया एकदम से? तो इसके पीछे का 2-3 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज कि हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी, लाइट वेट होती है, पोर्टेबल डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में आप यूज इसको कर सकते हो, ठीक है, लैपटॉप, आईपैड, इन सब में यूज कर सकते हो, और मतलब इसकी वाइड यूसेज की वजह से हम इसे ज़्यादा यूज़ करने लगे। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हीटिंग का, बहुत गर्म हो जाता है, आपने सुना होगा बहुत सारी बैटरीज फट जाती है, तो यस, ओवर हीटिंग हो जाती है इजिली। सेकेंड थिंग इज लिथियम की जरूरत आपको पड़ेगी। लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ हम कोबाल्ट का भी यूज कर सकते हैं, या और भी हम मटेरियल का यूज करते हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स मतलब में काउंट किया जाता है। अब लिथियम कोबाल्ट सिलेक्टेड कंट्रीज के पास ही है। अब लिथियम ट्रायंगल का भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो लिथियम हमारे पास उतना सोर्स नहीं है, तो हम इस बैटरी को बनाने के लिए इम्पोर्ट हमें करना पड़ता है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट हम एक तरह से हैं, ठीक है। तो अब क्या किया गया, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया जिंक आयन बैटरी का। अब जिंक आयन बैटरी हमने बनाया, अब इसके क्या फायदे हैं ये भी जान लें, ठीक है। इनोवेशन जो होने लगा, तो हम लिथियम के लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से वी डिसाइडेड कि हमारे पास अदर हम सोर्स जो एबंडेंट है, जैसे जिंक एबंडेंट है, मतलब कि नॉट लिमिटेड टू सम कंट्रीज, जिंक के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम मूव किए अदर जो है एलिमेंट्स जो है ना, इस तरह से हमें बैटरी में मतलब इनोवेशन में। तो जिंक आयन बैटरी के साथ क्या फायदा है कि आप
जो है इसके साथ अच्छी बात है कि आप ये हीट नहीं होता इजिली, एबेंडेंसी भी है, ओके। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस पार्टिकुलर जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि जिंक नोड्यूल्स बन जाता है विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। और जो ये जिंक नोड्यूल बनता है ना, तो इससे मतलब जब हम यूज करते हैं इसको, तो इससे हमें क्या दिक्कत आ रही थी कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, इसकी एफिशिएंसी गिर जा रही थी। तो अब क्या हुआ, अब जो इनोवेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मोहाली में है ने डेवलप किया है एक न्यू इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव। इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव है, नॉट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हम कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो नोड्यूल्स बन रहा था वो नहीं बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब स्मूथली आयंस जिस तरह से पास करती हैं उसी तरीके से करेंगी, एंड जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास करता है उसी तरीके से करेंगी। यहाँ पे हम जिंक का यूज कर रहे हैं और जिंक एबंडेंट है, तो हम सेल्फ रिलायंट होने के लिए, लिथियम में हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, वी हैव टू इंपोर्ट लिथियम कोबाल्ट। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब इंडिया जो है, या कह लो मतलब ग्लोबल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि ये जिंक आयन बैटरी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन मिल गया है, BDIM नाम से एक एडिटिव जो है वो अब क्या करेगा, जो नोड्यूल्स बन रहा था, जो इशू आ रहा था विद इन द जिंक आयन बैटरी, वो रिजॉल्व हो जाएगा। न्यू इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव BDIM। तो एक्वस जिंक आयन बैटरीज अब और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। यही इनोवेशन है, यही जो है साइंटिस्टों ने काम किया, और इस तरीके से हम लिथियम आयन को रिप्लेस करके जिंक आयन बैटरी को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। समझ गए, यही था ये पूरा आर्टिकल, और इसको मैंने बेसिक लेवल से बच्चों की तरह समझाया। बैटरी कैसे वर्क करता है, लिथियम आयन बैटरी, उसके एडवांटेजेस, उसमें इशूज, देन वी मूव टू जिंक आयन बैटरी, उसमें जो एडवांटेजेस हैं और किस तरह से लिथियम आयन बैटरी से बेटर है, देन वी मूव टू उसमें जो इशूज आ रहे हैं, एंड जो मेन कोर था इस पार्टिकुलर आर्टिकल का कि हमें ये देखना था कि कैसे जो इनोवेशन है उस जिंक आयन के अंदर जो इशूज आ रहे थे उससे हम रिजॉल्व कर पाएंगे अब थ्रू द एडिटिव BDIM। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड एनोड भी हमने देख लिया। अब मुझे एक फ्यूल सेल के बारे में बताना है। हम जो ये सेल अभी बात कर रहे थे ना, बैटरी की बात कर रहे थे, लिथियम जिंक आयन, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इस तरह से एक सर्किट बनता है, एनर्जी इस तरह से केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। फ्यूल सेल में क्या होता है कि आपको हाइड्रोजन का वो होना चाहिए, मतलब लगातार मिलना चाहिए, स्टडी आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाइड्रोजन का यूज होता है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रोडक्शन में, यही फ्यूल सेल मतलब इनोवेशन जो है ना बैटरी सेल में, इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है, तो मैंने क्या किया, इसी को इंक्लूड कर दिया। देन देयर इज अ टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, आई थिंक 2025 में ये क्वेश्चन आया है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज का सिंपल मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप एनर्जी जनरेट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में। डिसेंट्रलाइज्ड वे में का क्या मतलब है कि आप कंज्यूमर के घर के आसपास या घर में ही उसे स्टोर करते हैं। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम होती है, वो जाती है फिर धीरे धीरे थ्रू द सप्लाईज टू डिफरेंट हाउसेस, ठीक है। बट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है कि आप घर में ही प्रोड्यूस करें, घर में ही स्टोर करें, मतलब आसपास ही, कंज्यूमर के आसपास ही। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास मल्टीपल हैं, रूफटॉप सोलर PV, ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, फ्यूल सेल्स, स्मॉल विंड टर्बाइंस एंड बायोमास जनरेटर्स। घर में ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वहीं यूज कर ले रहे हो, ठीक है। बस इतना ही समझाना था, ओके। चलते हैं हम दूसरे आर्टिकल पे। समझ गए ना, मजा आया ना? और ये तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाहे इस पार्टिकुलर लेक्चर के थ्रू, करंट जो है वो तो है ही, बेसिक्स पे कमांड बना दूँ, ठीक है, स्टोरी के थ्रू, मतलब इंटरेस्टिंग बनाकर, तो वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। कोशिश की जा रही है, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भी पढ़नी पड़ती है अनडाउटेडली, इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आर्टिकल है खान क्वेस्ट के बारे में, उल्टा ही आज कर लेते हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 पे 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। क्या क्या पूछा है, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है, कहाँ ये हो रही है, स्टेट PCS में भी, जैसे BPSC में पूछता है ये क्वेश्चन, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये खान क्वेस्ट। देन किस पर्पज से, फोकस एरिया क्या है इस पार्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज का, एंड इंडियन एयरफोर्स कौन सी, मतलब हमारी आर्मी की कौन सी विंग है, हमारे फोर्सेस की कौन सी विंग इसमें पार्टिसिपेट करी। 4 पैरामीटर्स पे क्वेश्चन पूछा है। पहले क्या बस पूछता था किन 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है, तो हमें उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। खान क्वेस्ट जो है वो 2026 में 20 जून से 3 जुलाई के बीच में होगा, सॉरी। और ये कहाँ होने वाला है, उलन बटोर, जो मंगोलिया का कैपिटल है, ठीक है। मंगोलिया आपको पता है ये चाइना है, इस बीच में एक बफर स्टेट है चाइना और रसिया के बीच। वैसे रसिया बाउंड्री शेयर करती है चाइना के साथ, बट इट एक्ट्स एज अ बफर स्टेट, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। सो कैन समबडी टेल मी कौन सी कंट्री सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है दुनिया में? कजाकिस्तान, बट देर इज अ लेक ना, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। नहीं, कैस्पियन सी तो लेक है,
आप लोग देख लो, कंफ्यूज कर रहा हूँ, देख लेना। खान क्वेस्ट जो है मंगोलिया के 5 हिल्स मैं बता चुका हूँ, 2003 में ही स्टार्ट हुआ था। पहले बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी यूएसए एंड मंगोलिया के बीच में, अब क्या हो गया, ये मल्टीलैटरल हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया भी पार्टिसिपेट करने लगी। 2006 से ये मल्टीलैटरल हो गया। ये 23rd एडिशन होगा 2026 में, और यूएन पीस सपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर इसे मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। चैप्टर 7 यूएन चार्टर का इसमें लिखा हुआ है अबाउट यूएन पीस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। और भारत की कौन सी विंग पार्टिसिपेट करने वाली है? हमारी जाट रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी है उसके 40 पर्सनल जाएंगे इसमें पार्टिसिपेशन। इसी पर ये आर्टिकल आए, ठीक है, ओके कान्हा जी। चलिए अब चलते हैं दिस पार्टिकुलर आर्टिकल पे। इसमें मुझे समझाना है, इंटरेस्ट रेट सीलिंग को हटा दिया गया। सब बताऊंगा, फिर से एक स्टोरी सुनाऊंगा, मजा आएगा। चलो करें स्टार्ट। देखो, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी समझाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। करेंट अकाउंट के बारे में नहीं जाते हैं, कैपिटल अकाउंट जो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, एफपीआई या एफआईआई, याद है ना, 2 या 3 क्लास पहले अच्छे से बताया था। एफटीआई, देन वी हैव ईसीबीज, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स, एंड देन जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, किनके, एनआरआईज के, ओसीआई के। तो उनमें कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एनआरई अकाउंट, देन एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट, ठीक है। तो ये पार्ट है कैपिटल जो है अकाउंट का। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एफडीआई, एफपीआई, ये सब अपने अपने अलग कंपोनेंट्स है। इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, दिखाता हूँ, किधर गया भाई क्वेश्चन। तू पूछा रहा है एफडीआई में कौन कौन से मतलब काउंट किए जाते हैं, तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स क्या काउंट किए जाते हैं, एनआरई अकाउंट नहीं। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताया। अब मैं बताता हूँ सिंपली। देखो, भारत सरकार को या रिजर्व बैंक को फॉरेक्स की जरूरत, ये एक्सटर्नल जो इंपॉर्टेंट करेंसीज है, हार्ड करेंसी, उसकी जरूरत होती है फॉर द फॉरेक्स। फॉरेक्स का इनफ्लो, मतलब कि हार्ड करेंसी का इनफ्लो हमें जरूरत होती है। क्यों? सो दैट हमारी जो रुपी है ना उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके, एंड जो ऑब्लिगेशंस है, हमने लोन ऑब्लिगेशंस जो है, फॉरेन ऑब्लिगेशंस, उसको पूरा कर सके। जैसे वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया तो उसे डॉलर में हमें चुकाना पड़ता है, नॉट इन रुपीज। तो वी नीड डॉलर्स, वी नीड हार्ड करेंसीज। तो उसके लिए हमारे जो एनआरआई जाते हैं वर्क करने अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो वो उसे भेजेंगे इंडिया में। तो उससे मतलब उसके लिए सेपरेटली हमारी मतलब रिजर्व बैंक ने अलाउ किया कि कुछ अकाउंट्स बनाया जाए, जैसे कि फॉरेक्स आएगा इंडिया में, मतलब हमारा रिजर्व जो है बढ़ेगा, फॉरेन करेंसीज आएंगी टू बी प्रिसाइज, फॉरेक्स में बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट इज एनआरई अकाउंट। मैं बताता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए, मेरा भांजा काना है ना, बहुत छोटा है, तो वो शोर कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। एक स्टोरी सुनाता हूँ। राहुल नाम है एक इंडिविजुअल का, वो यूएसए जाता है, ठीक है, उसके पास खूब सारे पैसे, वो कमाता है $1,00,000 पर मंथ। अब उसको क्या करना है, ये पेन यूज़ करता हूँ, उसको क्या करना है, $1,00,000 में $50,000 जो है वो यूएसए से इंडिया भेजना है। तो भारत सरकार ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया प्रिसाइजली, कि उसने क्या किया, जो एनआरआई काम कर रहे हैं वो अपने डॉलर्स डिपॉजिट करे इंडियन बैंक अकाउंट्स में, सो दैट इंडियन बैंक अकाउंट्स में जो है डॉलर का इन्फ्लो होगा एंड हम उन डॉलर्स को अपने फॉरेक्स के लिए यूज़ कर पाएंगे। इतना सही स्टोरी है। तो हमने क्या बनाया, एनआरआई अकाउंट, एनएफसीएनआरबी अकाउंट, ये पहले मैं बता देता हूँ। अब एनआरआई अकाउंट में क्या होगा कि ये इंडिविजुअल $50,000 जो राहुल है वो एक बैंक में देगा, इंडियन बैंक में। बदले में बैंक लुभाने के लिए क्या करती है, इंटरेस्ट रेट देती है। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट्स में इंडिया में रहते हुए पैसे डालते हैं ना, तो कुछ सर्टेन % पैसे हमें मतलब इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या सेविंग्स अकाउंट्स हमारा होता है। तो लुभाने के लिए कि डॉलर लेके वो आए और हमारे अकाउंट, हमारे बैंक में जमा करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3-4%, 5%, मान लो कुछ भी, 5% हम उनको इंटरेस्ट देते हैं। तो जो एनआरई अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है कि आप डॉलर लेके आते हो, इंडियन बैंक अकाउंट जो आपको बनानी है, और डॉलर को हम क्या करते हैं, रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और ये फुल्ली रिपेट्रेबल है, मतलब कि आप इसे वापस ले जा सकते हो, ठीक है। एफसीएनआरबी अकाउंट में क्या होता है, आप डॉलर लेके आते हो, यहाँ पे आपने डॉलर को कन्वर्ट नहीं किया इन रुपी, डॉलर में ही रखते हो, या कोई भी फॉरेन करेंसी, बस मैं डॉलर की नहीं, हार्ड जितनी भी करेंसी है उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ भी आप, जैसे आप यूएई में काम करते हो, कहीं भी, राहुल काम कर रहा है यूएसए में, ठीक है।
तो दो तरीका है जिसमें आप पैसे भेज रहे हो। वन इज एनआरई, यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर को अपने रुपये में कन्वर्ट करके पैसे डिपॉजिट करा दिए। अब पैसे जो डिपॉजिट कराए तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू FCNRB अकाउंट, अगेन आपने $50,000 डिपॉजिट कराया, आपको यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा, बट डॉलर के फॉर्मेट में ही रहेगा पैसा, आपने कन्वर्ट रुपये में नहीं कराया। अब एक इशू है, अब जैसे रुपये में आपने जो एक्सचेंज करवा लिया, रुपये में जो आपने एनआरई अकाउंट के अंदर जो सबमिट मतलब डिपॉजिट करवाया है, तो जब आप इसको अगेन डॉलर में कन्वर्ट, पैसे निकालने की बारी आएगी, डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि एक्सचेंज रेट पे क्या होता है, डॉलर और रुपीस की वैल्यू बढ़ते घटते रहती है। तो कभी कभी आपको नुकसान हो जाएगा अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है एज कम्पेयर टू US डॉलर। तो एनआरई अकाउंट में थोड़ा ज्यादा रिस्की है, तो यहाँ पे बैंक्स जो है ना इंटरेस्ट भी कम देती है, सॉरी इंटरेस्ट ज्यादा देती है बिकॉज रिस्की है। मतलब आप अगर पैसे डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करा के अकाउंट में रखोगे एनआरई अकाउंट के अंदर तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड FCNRB में वो रिस्क नहीं है, एक्सचेंज रेट में जो लॉस लगता है उसका रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने रुपये में कन्वर्ट ही नहीं किया, आपने डॉलर में अपने पैसे को डिपॉजिट करवाया। तो यहाँ पे आपको बैंक कम इंटरेस्ट देती है, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा इंटरेस्ट, कम रिस्क तो कम इंटरेस्ट। ठीक है, इतना समझ के बहुत ईजी है। और ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो एनआरई के अंदर इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो जिस तरह से बैंक्स इंडियंस को देती है ना विद इन द कंट्री, उसी तरीके से थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगा, 1-2% का उसी बेसिस पे इंटरेस्ट देती है सेविंग्स या ये फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे जो मिलता है। ऑन द अदर हैंड FCNRB में इंटरनेशनल बेंचमार्क का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये रहा SOFR रिलेटेड बेंचमार्क, इंटरनेशनल जो बेंचमार्क है उसके बेसिस पे, लेकिन ये इंटरेस्ट कम होती है, रिस्क कम ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी बैंक कम देगी। देन वी हैव वन मोर अकाउंट। यहाँ पे क्या है कि राहुल ने क्या किया, बिल्डिंग्स बना दी है, एक बिल्डिंग बना दी है दिल्ली में, और राहुल बिल्डिंग दिल्ली में बना दी है तो उसका किराया आ रहा है। अब किराया आ रहा है तो उसके लिए किराए को जो है जमा किया जाए, मतलब डिपॉजिट किया जाए, और एनआरआई है राहुल, काम कर रहा है USA में, तो जो किराया आ रहा है वो NRO अकाउंट में जो है जमा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप पैसे निकालोगे, जैसे ये फुल्ली रिपेटेबल है, ये भी आराम से निकाल सकते हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में, फर्स्ट सेकंड जो हमने डिस्कस किया उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे देयर आर सर्टेन कंडीशन इन द थर्ड अकाउंट, और यहाँ पे आप रुपये में ही जमा कर रहे हो क्योंकि यहीं पे आप उठा रहे हो ना पैसे, यहीं पे आप बैंक्स जो है एनआरआई के लिए जो अकाउंट बनाए कि आपने इनकम्स, डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट्स हैं एनआरआई या OCI के लिए, यही मैंने अच्छे से बताया है, स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं बता देता हूँ, राहुल एनआरआई है, USA में काम करता है, 1 लाख पर डॉलर, कुछ ज़्यादा ही मैंने लिख दिया है, बट क्यों मैं अपने आप को नीचे करके दिखाऊँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे मतलब भारतीय बैंक्स ने लोभ दिया, लोभ ये मतलब लोभ होता है ना, मतलब कि टेम्पटेशन दिया कि मैं अगर आप अपने डॉलर लेके आओगे तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो अगर आप रुपये में कन्वर्ट कर देते हो उन डॉलर्स को तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, और अगर आप डॉलर में ही रखते हो तो मैं आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट दूंगा, बट इंटरेस्ट दूंगा। अब उसके लिए क्या होता है कि 2 सेपरेट अकाउंट है, एक है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड अदर इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। ओके, कुछ और रह गया? एक्सचेंज रिस्क नहीं है, मैं बता ही चुका हूँ, अगर कन्वर्ट नहीं कराओगे तो क्या ही एक्सचेंज रिस्क रहेगा, डॉलर डॉलर में ही रहेगा, और रुपये अगर डॉलर अगर रुपये में कन्वर्ट होता है देन अगेन रुपये डॉलर में कन्वर्ट होगा तो उसमें रिस्क का रहता ही है। अब FCNRA अकाउंट से पहले देयर वाज आल्सो FCNRA अकाउंट। ठीक है, FCNRA अकाउंट, तो ये 1975 में आया था आई थिंक इंदिरा गांधी के टाइम में, फिर उसे 1992 में वापस ले लिया गया, एंड देन केम FCNRB अकाउंट। तो यहाँ पे FCNR सेम ही है, B फॉर बैंक है, उधर A फॉर अकाउंट हुआ करता था, यही ऑपरेशनल है, और ये दोनों तो ऑपरेशनल है ही। अब क्या है ना कि बैंक्स जो है ना डॉलर्स के लिए, डॉलर्स को की ज़रूरत पड़ती है, या जो फॉरेन करेंसीज हैं, हार्ड करेंसी, यूरो, ठीक है, और भी जो हैं येन वगैरह, तो इनके लिए बैंक्स जो है ना इंटरेस्ट क्या कर सकती है, बहुत दे सकती है लोभ के चक्कर में, तो रिजर्व बैंक क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। यही न्यूज़ है जो अभी आया, मैंने बेसिक्स बना दिया, न्यूज़ पे हम आते हैं। तो इंटरेस्ट सीलिंग तय कर देती है कि इतने % से ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं दोगे डॉलर के लोभ में, मतलब कि टेम्पटेशन जो आप देना चाहते हो एनआरआईज को, उसके लोभ में ऐसा ना करना कि एक इतना इंटरेस्ट उनको देने लगना कि मतलब कि जो कि सही नहीं है, तो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देती है। लेकिन अभी जो है ना हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स को देखते हुए, तो क्या हुआ कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट सीलिंग रिमूव्ड ऑन एनआरआई डिपॉजिट, जो पहला डिपॉजिट है उस पर सीलिंग हटा दी गई है, बैंक्स को जितना देना है दीजिए, और वो आप डिपॉजिट जब 3 ईयर्स या उससे ऊपर करते हो एनआरआई डिपॉजिट्स, तो आपको कोई सीलिंग नहीं है, बैंक को जितना इंटरेस्ट देना है उसकी मर्जी पे, एक चीज़। और FCNRB जो अकाउंट है उस पर डिपॉजिट जो है वहाँ भी सीलिंग हटा दी गई है, बट सीलिंग जो है 3 to 5 ईयर्स के बीच में जो आप डिपॉजिट करोगे उसी के लिए। यही 2 चीज़ें हैं जो मुझे समझाना था। समझ गए? ये दोनों अकाउंट समझ गए, ये दोनों अकाउंट्स कैसे वर्क करता है, क्या चेंजेस आए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नोट्स में ये तो आपको बेसिक सोर्स में दिख ही जाएगा, अगर लिख के रखना चाहते हो तो वो भी ठीक है, नहीं भी रखना चाहते हो वो भी ठीक है, बाकी ये चेंजेस हैं जो आपको समझना था। समझ गए? मजा आया इन दोनों आर्टिकल को समझने में? हम आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। सिंपल है, टेलीग्राम पे
जो है टेम्पररी बैन लगा। 21 जून को जो है नीट का पेपर हो रहा है। नीट का पेपर पहले भी हुआ था बट क्वेश्चन पेपर लीक की वजह से उसे कैंसिल करना पड़ा। आरोप लगे टेलीग्राम पे, क्योंकि कहा गया कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन समटाइम्स आउट भी हो जाता है, समटाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम पे फैलाई जाती है, बिकॉज वहां पे एडिटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यस, जब इसे बैन किया गया टेम्परेली तो टेलीग्राम कंपनी गई दिल्ली हाईकोर्ट और उन्होंने आईटी एक्ट के अंदर जो सेफ गार्ड्स दिया गया है फॉर द इंटरमीडियरीज अंडर सेक्शन 79 उसी के बेसिस पे, और जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1) ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जो जी है दैट इज ट्रेड एंड बिजनेस का होता है। ठीक है, अपने हिसाब से आप बिजनेस करो, उस चीज का मतलब एक तरह से वायलेशन है। तो उस बेसिस पे टेलीग्राम गई दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जवाब चाहा कि क्यों आपने बैन किया, तो गवर्नमेंट ने बताया कि आप यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। ठीक है, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज भी और आपराधिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी चीजों का हवाला दिया केंद्र सरकार ने। अभी जहां तक मुझे पता है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो टेम्परेरी बैन है वो वैलिड है। अब हम इस पूरे आर्टिकल में, मुझे बहुत कुछ नहीं समझना है, बेसिक समझना है, पूरा इधर उधर की बातें मुझे नहीं करनी है। मुझे बात करनी है सेक्शन 69A की आईटी एक्ट 2000, जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑनलाइन ब्लॉक कर सकती है कंटेंट को ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब ऑनलाइन का मतलब वेबसाइट हो सकता है, एप्स हो सकता है, जिसपे लोग अपनी चीजें पोस्ट करते हैं। ठीक है, यू नो, और इंटरमीडियरीज का मतलब होता है जिन प्लेटफॉर्म्स पे वो करते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव व्हाट्सएप, वी हैव टेलीग्राम, इन सब पे। The grounds given to the central government are sovereignty and integrity, defense, security of a state, friendly relations with the other countries, public order, incitement to cognizable offense. These are the certain grounds जिसके बेसिस पे सेक्शन 69A IT एक्ट, जो कि मेन मतलब कि एक्ट है पार्लियामेंट का, जिसके बेसिस पे जो है ना इन इंटरमीडियरीज को या जो डिजिटल जो जिस तरह से चीजें इंडिया में होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इस बेसिस पे टेलीग्राम पे 69A यूज करते हुए टेम्परेरी बैन लगाया गया। बट इसकी वजह से कुछ राइट्स का वायलेशन हुआ, जो कहा गया, दलील दी गई, लोगों ने भी सवाल उठाया बैन के बाद, सिविल सोसाइटी ने या बहुत सारे टीचर्स ने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो दे सेड कि आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहे हो, मतलब इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म को यूज करने से आप रोक रहे हो, तो इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी वायलेशन है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग टेलीग्राम को एज अ सोर्स बिजनेस, या बहुत सारे टीचर्स उसे यूज करते हैं, ठीक है, कोचिंग्स यूज करते हैं टू टीच स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड कंटेंट्स, तो वो भी आप एक तरह से उसका हनन कर रहे हो। तो ये ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन उठाए गए। एक और चीज आपको समझना है, सेक्शन 79 क्या है कि बोलता है कि प्रोटेक्ट करता है इंटरमीडियरीज इफ दे फॉलो ड्यू डिलीजेंस। मतलब इंटरमीडियरीज कुछ चीजों को फॉलो करेगा तो उसके ऊपर बैन नहीं लगाएगी सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे वी हैव उनके पास ऑफिसर्स होने चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होने चाहिए, उन्हें अपॉइंट करना चाहिए इन कंपनीज को, इन इंटरमीडियरीज को। लीगल ऑर्डर्स का कंप्लायंस एंड कोऑपरेशन विद द लॉ एनफोर्समेंट, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा। ठीक है, ये सेक्शन 79 एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है फॉर द इंटरमीडियरीज लाइक टेलीग्राम। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, जो इंटरनेट बैन होता है या वायलेट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द नेम ऑफ इंटरनेट, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। श्रेया सिंघल केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें 69A मतलब राइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंटेंट को ब्लॉक करने का, उसे दे दिया गया है, उसे अपहेल्ड करा। लेकिन 66A को, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस था कि आप कुछ टाइप पोस्ट करते हो तो आप कॉग्निजेबल नहीं बोलूंगा, क्रिमिनल जो है मतलब कि सजा हो सकती थी 66A, जिसको बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा था। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसे कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी आरोप लगा था। तो इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टिकुलर जजमेंट में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अनुराधा भसीन जजमेंट 2020 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करना चाहिए जब आप कंटेंट को ब्लॉक करने की सोचते हो, यूजिंग सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2020। मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंपल मतलब है कि आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा किस बेसिस पे आप ब्लॉक कर रहे हो। मतलब इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस या आप इस तरह से वेबसाइट जो बंद करते हो, ब्लॉक करते हो इंटरमीडियरीज को, तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। सेकेंड, आपको मतलब कि मिनिमम अप्रोच अपनाना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर लीक हो रहा है, एक पार्टिकुलर मान के चलो पेपर लीक हुआ है, तो एक चैनल से लीक हुआ होगा, रादर बैनिंग चैनल आपने पूरे टेलीग्राम पे बैन लगा दिया। तो ये क्या होता है कि जितना आप मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, उससे ज्यादा आपको सजा दी जा रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यही कहता है कि जितना किया जाए उसी के हिसाब से सजा भी दो। ठीक है, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स होते हैं ना, इसी में अनुराधा भसीन केस एक अच्छा एग्जांपल है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है,
तो प्रोपोर्शनेट आप जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, ये सिंपल मतलब है इसका। तो ये सारी चीजें भी न्यूज में आ गई। तो हमें इतना ही समझना है GS2 के कंटेक्स्ट में, कहीं भी डिस्कशन होगा, कोई क्वेश्चन इस पे आया, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करनी होगी, तो सेक्शन 69A, सेक्शन 79 आपको पता होना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, देन सर्टेन ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन दीज इंटरमीडिएरीज, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन सा वायलेट हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, एंड जो अपडेट है वो मैंने दे ही दिया। तो दैट्स इट। इसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहो तो इन सेक्शंस को लिख लेना, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से भी लिख लेना एज एन एग्जांपल। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दिस आर्टिकल इज पार्टिकुलरली वुमेन जो इंडिया में है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ठीक है, और उनकी क्या स्थिति है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2004 में 24 में क्वेश्चन आ चुका है, सीधा उसमें जो प्रोविजंस थे सीधा क्वेश्चन पूछा था। अब ये GS2 से कनेक्टेड है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आपने देख लिया। सबसे पहली बात, नारी शक्ति अधिनियम का बेसिक्स हम जान लेते हैं। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली मतलब यूटी जिनके पास असेंबलीज हैं उसमें इंक्लूडिंग दिल्ली, ठीक है। अब इंक्लूड करता है रिजर्वेशन फॉर SC/ST वुमेन विद इन द एग्जिस्टिंग SC/ST, मतलब कि 33% अगर रिजर्वेशन मिलेगा ना फॉर SC/ST, तो उसी में 33% मिनिमम सीट्स रिजर्व होंगे फॉर वुमेन, ठीक है, लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ये जो 106 अमेंडमेंट आया ना, तो उसके साथ साथ कुछ चीजें इंसर्ट की गई इन सर्टेन आर्टिकल्स, आर्टिकल 330A, 332A एंड 334A। एक में रिजर्वेशन वुमेन का लोकसभा के लिए इंसर्ट किया गया, एक में रिजर्वेशन वुमेन का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया गया, एंड 33A जो है ना, इंप्लीमेंटेशन, रोटेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन, ये उसको लेके चीजें ऐड की गई। मतलब एक नया 3 नया आर्टिकल तो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। और इस पार्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या है कि फर्स्ट सेंसस जब होगा ना, उसके बाद डिलिमिटेशन करके रिजर्वेशन, जब ये एक्ट पास हुआ 2023 में, उसके बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद सीट्स रिजर्व करी जाएंगी फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। ये 15 ईयर्स तक ऑपरेट करेगा बिल, फिर उसको पार्लियामेंट अपने हिसाब से एक्सटेंड कर देगी जब से लागू होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए 50% आबादी है वुमेन की इंडिया में, ऑलमोस्ट 48 to 49% है, एंड जो रिप्रेजेंटेशन है उनका वो भी हम जान लेते हैं। 18th लोकसभा जो अभी लोकसभा चल रही है 2024 से 2029, जो हम उम्मीद करें कि पूरी होगी, 74 वुमेन MPs हैं लोकसभा में, जो कि 13.6% है, और अभी तक का हाईएस्ट है, मतलब जो नंबर्स है इस कंटेक्स्ट में हाईएस्ट है, ठीक है। अब पॉपुलेशन कितनी है, 49-50% के आसपास, और आप 13.6% ही रिप्रेजेंटेशन आप दे पा रहे हो, ठीक है। जरूरत है वुमेन जो है वुमेन कॉज को उठाएंगी, वो जो परेशानियां झेल रही हैं, और किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेंगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो जो रीसेंट ADR की रिपोर्ट इस कंटेक्स्ट में आई है कि 2023 में जब बिल पास हुआ, एक्ट बना, ये पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मतलब एक्ट 106 आया है, उसके बाद से क्या हुआ है, एक तरफ तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, मतलब अक्रॉस दी अपोजिशन हो या सरकार में हो, कि वुमेन के लिए हमने बिल पास कराया, ये कराया, वो कराया, बट व्हेन इट कम्स टू टिकट बंटवारा, तो मेजर जो पार्टीज हैं जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या BJP 14-13% ही उन्होंने सीट्स मतलब टिकट्स दिए हैं टू वुमेन कैंडिडेट्स। जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टिकट्स बांटे गए। एंड पूरा ओवरऑल देखा जाए, दोनों इलेक्शंस को मिला दो, बस अगर लोकसभा की बात करो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है, तो 9.6% ही टोटल कैंडिडेट्स थे जिनको जो है मिला, मतलब वो खड़े हुए, मतलब इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़े हुए, 9.6% ही लोकसभा में थे वुमेन कैंडिडेट्स। और एक और मतलब अच्छी बात तो नहीं है, 152 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वुमेन कैंडिडेट थे ही नहीं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 28%। मतलब 152 लोकसभा में बस मेल ही कैंडिडेट थे, फीमेल कैंडिडेट ही नहीं थे। इस स्टडी में ये निकल के आया। और अगर दोनों इलेक्शंस को मिला दो, लेजिस्लेटिव इलेक्शन को मिला दो और लोकसभा इलेक्शन को 2023 के बाद से, तो 10.2% ही कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में वुमेन थे आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट। तो ये है रियलिटी। एक तरफ हम 33% की बात करें, बट ऐसा है नहीं। अब जहां तक बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मैंने जो PDF दिया है इसमें आप अपडेट कर लेना। 129 रैंक था इंडिया का 2025 में, और वो खराब होके 131 हो गया आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ये आपका वैल्यू एडिशन, ये सब क्या है, मीन्स वैल्यू एडिशन, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मीन्स वैल्यू एडिशन है। इसको आप नोट सेपरेटली मीन्स के लिए बनाना, और ये बेसिक्स तो आपको हर जगह दिख ही जाएगा, ठीक है। तो दिस पार्ट इज फॉर योर प्रीलिम्स या मीन्स भी कह सकते हो, दिस पार्ट तो स्पेसिफिकली मीन्स के लिए। जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी में पॉलिटिकल इंपावरमेंट रैंक जो है इंडिया का 48 आउट ऑफ 146। एंड थोड़ा सा और जान लो कि एक तरफ तो हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, वहां पे हमने रिजर्वेशन का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 2 रिस्पेक्टिव जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243D एंड आर्टिकल 243T, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज में हमने प्रोविजन कर रखा है कि सीट्स रिजर्व होंगी फॉर वुमेन।
ठीक है, जैसे कि 33% रिजर्वेशन हमने रखा था, कुछ स्टेट्स ने इवन 50% तक रिजर्वेशन दिया टू द वुमेन। तो ग्रास रूट लेवल पे बस पंचायत की बात की जाए तो 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप समझो कि ये कितना बड़ा संख्या है, ठीक है। उसमें भी इश्यूज हैं, पंचायत पति, सरपंच पति कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो अलग चीज़ है, बट वी हैव गिवन द रिप्रेजेंटेशन और उससे चेंजेस भी आ रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे ये हो रहा है, बट लेजिस्लेटिव मतलब अपर लेवल पे जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं आ रहा है। तो उसी के लिए रिजर्वेशन लाया गया, जो कि पास तो हो गया, अभी इनेक्ट नहीं हो पाया है। एंड गवर्नमेंट, जो करेंट गवर्नमेंट है, उसने ट्राई किया था, बट देयर वर सम इश्यूज रेज्ड बाय अपोजिशन पार्टी, जिसके बेसिस पे बिल जो है गिर गई। अब लेट अस सी आगे क्या होता है, कब ये इंप्लीमेंट होता है। तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपीएससी मेंस जो भी देगा या कोई भी स्टेट पीसीएस मेंस देगा, वहाँ आप इसे यूज कर लेना, ठीक है। बाकी ये बेसिक्स ही है, और जेंडर गैप रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो।